नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनरेशन जेड एजुकेशन पर। आज हम शुरू करने वाले हैं भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या है और शक्ति कैसे काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस पूरे चैप्टर को आसान भाषा में समझते हैं। तो चलो अब पहली स्लाइड देखते हैं। तो यहाँ इस स्लाइड का मुख्य विषय है फिजिक्स का आधार, यानी कार्य, ऊर्जा और शक्ति। मान लीजिए ऊर्जा हमारा बैंक बैलेंस है। अब उस पैसे का इस्तेमाल करके बाजार से कोई सामान खरीदने की जो प्रक्रिया है उसे हम कार्य कहेंगे। अच्छा, और शक्ति क्या हुई फिर? शक्ति वो दर है जिस पर हम वो पैसा खर्च कर रहे हैं। मतलब एक दिन में सारे पैसे उड़ा दिए या महीने भर चलाया, वो हमारी शक्ति है। यानी ये तीनों आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं, लेकिन विज्ञान की भाषा में इनकी परिभाषा एकदम अलग है। क्या बात है, ये बैंक बैलेंस वाला उदाहरण तो एकदम सटीक बैठा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में हम समझेंगे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य या वर्क असल में क्या होता है। यहाँ तीन मुख्य चीजों पर जोर दिया गया है: बल यानी फोर्स, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट और कार्य। तो इसका कोई खास नियम भी है क्या? हाँ, इस स्लाइड का सबसे बड़ा नियम ये है कि बिना विस्थापन के कोई कार्य नहीं होता। विज्ञान की भाषा में कार्य तभी माना जाता है जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वो वस्तु अपनी जगह से खिसककर आगे बढ़े। मतलब अगर धक्का लगाने पर चीज अपनी जगह से हिली ही नहीं तो कार्य शून्य हो जाएगा। बिल्कुल, विज्ञान के हिसाब से किया गया कार्य जीरो है ना? अरे रुको रुको, मतलब अगर कोई व्यक्ति दिन भर एक भारी पत्थर को धक्का दे और पसीने से लथपथ हो जाए लेकिन पत्थर अपनी जगह से न हिले, तो विज्ञान के हिसाब से उसने कोई काम ही नहीं किया। ये तो असल जिंदगी से बिल्कुल उल्टा लगता है ना? आम जिंदगी और विज्ञान की भाषा में यही तो सबसे बड़ा टकराव होता है। जब कोई इंसान उस भारी पत्थर को धक्का देता है तो उसकी मांसपेशियों के अंदर तो ऊर्जा खर्च हो रही है, उसे थकान भी हो रही है। लेकिन भौतिक विज्ञान इंसान की थकान को नहीं मापता। तो वो क्या मापता है? वो सिर्फ इस बात को मापता है कि उस पत्थर पर क्या असर पड़ा। चूंकि पत्थर अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ, उसमें कोई विस्थापन नहीं हुआ, इसलिए भौतिकी के कठोर नियमों के अनुसार किया गया कार्य शून्य ही माना जाएगा। बाप रे, ये तो विज्ञान का बहुत ही कड़ा नियम है। आइए अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम कार्य के गणितीय पहलू पर चर्चा करेंगे, मतलब सूत्र और मात्रक। सामान्य स्थिति में जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो कार्य निकालने का सूत्र W = F × S होता है। और अगर बल किसी एंगल से लग रहा हो तो सूत्र बन जाता है W = Fs cos θ। मात्रकों की बात करें तो इसका SI मात्रक जूल है, जिसे न्यूटन मीटर भी कहते हैं, और CGS मात्रक अर्ग होता है। अच्छा, तो जूल और अर्ग में कोई संबंध भी है क्या? बिल्कुल, परीक्षा के लिए ये याद रखना जरूरी है कि 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। और हाँ, ये एक अदिश राशि है जिसका विमीय सूत्र ml² T-2 है। ये मात्रक वाली बात तो समझ आ गई, पर यहाँ ये जो अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी लिखा है, इसका क्या मतलब है? क्या किए गए कार्य की कोई दिशा नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती, और यही अदिश राशि का मतलब होता है। इसे ऐसे समझिए, जब हम किसी चीज को धक्का देते हैं तो बल की एक निश्चित दिशा होती है। वो चीज जिस तरफ खिसकती है उसकी भी एक दिशा होती है। हाँ, वो तो साफ दिखाई देता है। लेकिन इन दोनों के मिलने से जो कार्य पैदा होता है वो बस एक मात्रा है। जैसे हमारे बैंक खाते में 500 रुपए हैं, हम ये नहीं कहते कि हमारे पास उत्तर दिशा में 500 रुपए हैं। रुपए बस रुपए हैं। उसी तरह कार्य बस 10 जूल या 20 जूल होता है, उसकी कोई दिशा नहीं होती। अरे वाह, अब ये अदिश राशि का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए दिमाग में छप गया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में हम कार्य के तीनों प्रकारों का विश्लेषण करेंगे जो पूरी तरह से एंगल्स पर टिके हैं। पहला है धनात्मक कार्य, जहां थीटा 0 डिग्री होता है, मतलब जिधर बल उधर विस्थापन, जैसे फुटबॉल को किक मारना। और ऋणात्मक कार्य में क्या होता है? उसमें थीटा 180 डिग्री होता है। बल और विस्थापन विपरीत दिशा में होते हैं, जैसे घर्षण बल हमेशा गति के उल्टा काम करता है। और तीसरा है शून्य कार्य, जहां थीटा 90 डिग्री होता है, यानी बल और विस्थापन लंबवत हो, मतलब परपेंडिकुलर हो। जैसे स्लाइड में सिर पर वजन लेकर खड़े रहने का उदाहरण है। पर मेरा डाउट यह है, अगर कोई कूली रेलवे स्टेशन पर सिर पर भारी सामान रखकर
प्लेटफॉर्म पर आगे चल रहा है, तो क्या वो भी शून्य कार्य कर रहा है? ऐसा क्यों होता है? विज्ञान के हिसाब से वो कुली गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बिल्कुल शून्य कार्य कर रहा है। सुनने में कितना अजीब लगता है ये। हाँ, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बड़ा ही मजेदार है। कुली ने भारी सामान सिर पर उठा रखा है, मतलब वो नीचे गिरने से बचाने के लिए ऊपर की तरफ बल लगा रहा है। लेकिन वो चल सीधा रहा है आगे की तरफ, तो ऊपर के बल और आगे के विस्थापन के बीच ठीक 90 डिग्री का कोण बन गया। और cos 90 का मान शून्य होता है। एकदम सही पकड़ा। सूत्र के हिसाब से cos 90 शून्य है, इसलिए उस भारी सामान को लेकर चलते हुए भी कुली का कुल कार्य शून्य हो जाता है। बेचारे कुली को अगर ये विज्ञान पता चल जाए तो वो पक्का हैरान रह जाएगा। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड में हम ऊर्जा की बात करेंगे, जिसे कार्य करने की क्षमता कहा जाता है। ऊर्जा और कार्य के गहरे रिश्ते पर बात हो रही है यहाँ। स्लाइड का मुख्य पॉइंट है, कार्य और ऊर्जा अलग नहीं है। मतलब जो कार्य है वही ऊर्जा है? एक तरह से हाँ, किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ही ऊर्जा कहते हैं। सीधा सा नियम है, ज्यादा कार्य मतलब ज्यादा ऊर्जा। इसके मात्रक भी जूल और अर्ग ही है, और ये भी एक अदिश राशि है। और ये जो व्यावसायिक मात्रक लिखा है, किलोवाट घंटा, ये क्या होता है? ये बड़े स्तर पर ऊर्जा नापने के काम आता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणा 10⁶ जूल के। मेरा एक डाउट है यहाँ। ये जो घर का बिजली बिल आता है वो यूनिट या किलोवाट घंटा में होता है, तो क्या असल में बिजली बिल के जरिए ऊर्जा इस्तेमाल करने के पैसे दिए जाते हैं, शक्ति के नहीं? आपने बिल्कुल जड़ पकड़ ली है। आम जिंदगी में हम अक्सर कहते हैं कि इस महीने बहुत पावर इस्तेमाल हुई है, लेकिन असल में बिजली कंपनी हमसे ऊर्जा के पैसे लेती है। जब हम कहते हैं कि 1 यूनिट बिजली खर्च हुई, तो उसका मतलब होता है 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा। तो हम उस काम का पैसा दे रहे हैं जो बिजली ने किया। बिल्कुल। अगर आप 1000 वॉट का हीटर 1 घंटे चलाते हैं, तो वो 1 घंटे में जितनी ऊर्जा खींचता है वो 1 यूनिट कहलाता है। तो असल में आप उस कार्य का पैसा चुका रहे हैं जो हीटर चलाने में खर्च हुआ। ये तो बहुत ही काम की जानकारी है। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ हम ऊर्जा के 2 मुख्य रूपों का अंतर समझेंगे, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की गति के कारण होती है। इसका सूत्र है KE = ½ mv²। इसके उदाहरण क्या होंगे? जैसे उड़ता हुआ हवाई जहाज या फेंकी गई गेंद। दूसरी तरफ है स्थितिज ऊर्जा, जो वस्तु की ऊंचाई या आकार के कारण होती है। इसका सूत्र PE = mgh होता है। जैसे किसी बहुमंजिला इमारत पर रखी पानी की टंकी। बिल्कुल, या खींची हुई रबर, दोनों में स्थितिज ऊर्जा होती है। मुझे ये स्थितिज ऊर्जा वाला कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प लगा, पर उत्सुकता से एक बात पूछनी है। अगर एक हवाई जहाज आसमान में बहुत ऊंचाई पर तेजी से उड़ रहा है, तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी या स्थितिज ऊर्जा, या फिर दोनों एक साथ काम कर रही होंगी? ये बहुत ही शानदार सवाल है। इस स्थिति में उस हवाई जहाज के पास दोनों ऊर्जाएं एक ही समय पर मौजूद होंगी। क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, इसलिए उसमें एक बहुत बड़ी स्थितिज ऊर्जा है। और तेज गति से आगे बढ़ रहा है, इसलिए गतिज ऊर्जा भी है। एकदम सही। और जब इन दोनों ऊर्जाओं को आपस में जोड़ दिया जाता है, तो उस कुल जोड़ को विज्ञान की भाषा में यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। मतलब हवाई जहाज यांत्रिक ऊर्जा का एक जीता जागता उदाहरण है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये स्लाइड रेलवे परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच का महासंबंध समझाया गया है। सूत्र है KE = p²/2m, जहाँ KE गति ऊर्जा है, P संवेग है और M द्रव्यमान है, राइट? हाँ, ये दोनों कॉन्सेप्ट एक तराजू की तरह आपस में जुड़े हुए हैं और परीक्षाओं में सीधे न्यूमेरिकल इसी सूत्र से पूछे जाते हैं। पर मेरा डाउट ये है कि यह सूत्र परीक्षाओं के लिए महासंबंध क्यों कहलाता है? क्या यह परीक्षाओं में समय बचाने की कोई ट्रिक की तरह काम करता है? इसे महासंबंध इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भौतिकी के 2 अहम कॉन्सेप्ट्स को एक सिंगल फॉर्मूले में जोड़ देता है। परीक्षा के नजरिए से देखें तो ये एक जादुई ट्रिक ही है। वो कैसे? मान लीजिए सवाल में संवेग और द्रव्यमान दिया है और गतिज ऊर्जा पूछी गई है। अगर ये सूत्र न पता हो तो छात्र पहले संवेग से वेग निकालेगा और फिर उसे ½ mv² में रखेगा। बहुत समय लग जाएगा। ओह,
और इस सूत्र से सीधा जवाब आ जाएगा। बिल्कुल, P और M की वैल्यू रखिए और चंद सेकंड्स में जवाब हाजिर। स्मार्ट स्टडी का क्या बेहतरीन तरीका है। अब अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। यहाँ इन्फिनिटी यानी अनंत के कॉन्सेप्ट के साथ ऊर्जा संरक्षण का नियम बताया गया है। नियम ये है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। मतलब ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है। बिल्कुल, जब ब्रह्मांड बना था तब जितनी ऊर्जा थी आज भी ठीक उतनी ही ऊर्जा मौजूद है। एक जूल भी कम या ज्यादा नहीं हुई। ये तो सुनने में ही बहुत विशाल लगता है, पर मेरा एक गहरा सवाल है यहाँ। अगर ऊर्जा कभी नष्ट ही नहीं होती और हमेशा ब्रह्मांड में मौजूद रहती है, तो फिर हमेशा ऊर्जा संकट की बात क्यों होती है? कोयले या पेट्रोल के खत्म होने का डर क्यों है? ये डाउट अक्सर बहुत से लोगों के मन में आता है। देखिए, ये सच है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, लेकिन पेंच ये है कि वो इस्तेमाल करने लायक रूप से बदलकर इस्तेमाल न करने लायक रूप में चली जाती है। मतलब हम उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते। हाँ, जैसे जब हम कार में पेट्रोल जलाते हैं तो रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है, लेकिन साथ ही बहुत सारी ऊर्जा धुएं और इंजन की गर्मी के रूप में हवा में बिखर जाती है। अच्छा, और उस गर्मी को वापस कार में तो नहीं डाल सकते? बिल्कुल नहीं। ब्रह्मांड के हिसाब से ऊर्जा अभी भी वही है, लेकिन हमारे काम की नहीं रही। इसी इस्तेमाल करने लायक ऊर्जा के खत्म होने को हम ऊर्जा संकट कहते हैं। ओह, अब पूरा खेल समझ आया। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब हम ऊर्जा के रूपांतरण के व्यावहारिक उदाहरण देखेंगे। मतलब मशीनें जो ये बदलाव करती हैं, जैसे विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, और जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। एकदम सही। ऐसे ही सोलर सेल प्रकाश को विद्युत में और बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। साथ ही माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत में और लाउडस्पीकर विद्युत को ध्वनि में बदलता है। यहाँ माइक्रोफोन और लाउडस्पीकर बिल्कुल एक दूसरे का उल्टा काम कर रहे हैं ना? हाँ। इन्हें रटने के बजाय आसानी से याद रखने का कोई तरीका है क्या? हाँ, इसका एक बहुत ही मजेदार तरीका है। बस इन मशीनों के काम को अपने शरीर के अंगों से जोड़ लीजिए। माइक्रोफोन का काम क्या है? हमारी आवाज को सुनना, बिल्कुल हमारे कानों की तरह। तो शुरुआत ध्वनि से हुई। हाँ, ध्वनि से शुरुआत हुई और वो बिजली बन गई। वहीं लाउडस्पीकर का काम है बोलना, हमारे मुंह की तरह। उससे पहले पीछे से बिजली का सिग्नल मिलेगा, तभी तो वो आवाज निकालेगा। तो बिजली से ध्वनि। कान और मुंह वाला लॉजिक, ये तो बहुत ही शानदार है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब बात करते हैं शक्ति यानी पावर के। इसे कार्य की दर कहा जाता है। ऊर्जा और शक्ति का अंतर समझना यहाँ सबसे जरूरी है। ऊर्जा बताती है कि कितना कार्य हो सकता है, लेकिन शक्ति ये बताती है कि कार्य कितनी जल्दी किया जा रहा है। मतलब समय का फैक्टर जुड़ गया। बिल्कुल। सूत्र है P=W/T, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। इसका SI मात्रक वॉट होता है। बड़े मात्रकों में 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं। और एक और मात्रक है अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं ना? पर मेरा डाउट ये है, ये हॉर्स पावर शब्द कहाँ से आया? क्या सच में इसका मतलब एक घोड़े की ताकत से है? और विज्ञान में इसे क्यों जोड़ा गया? ये विज्ञान के इतिहास की बड़ी दिलचस्प कहानी है। जेम्स वॉट ने जब भाप का इंजन बनाया तो उन्हें खदान मालिकों को समझाना था कि उनकी मशीन घोड़ों से बेहतर क्यों है, क्योंकि उस समय खदानों में घोड़े ही काम करते थे। अच्छा, तो उन्होंने तुलना की होगी। बिल्कुल। वॉट ने गणित लगाकर देखा कि एक औसत घोड़ा 1 सेकंड में कितना वजन उठा सकता है और उसे 1 हॉर्स पावर का नाम दिया। फिर उन्होंने कहा कि मेरा ये इंजन 10 घोड़ों के बराबर काम कर सकता है। बस उसी दिन से ये शब्द विज्ञान का पक्का हिस्सा बन गया। क्या बात है, जेम्स वॉट की मार्केटिंग ट्रिक विज्ञान का नियम बन गई। आइए अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये स्लाइड पूरे चैप्टर का महासंश्लेषण है। यहाँ कार्य के 4 महासूत्रों का रिवीजन है। सबसे बड़ा मास्टर टिप ये है, ऊर्जा के सूत्र ही कार्य के सूत्र हैं। मतलब W=Fs और कोण हो तो Fs cos थीटा। हाँ, और अगर गति हो तो W=12 mv², जो गतिज ऊर्जा है, और ऊंचाई हो तो W=mgh। परीक्षा में जो डेटा दिया गया हो उसी के अनुसार सही सूत्र चुनना होता है। मतलब अगर परीक्षा के किसी प्रश्न में सिर्फ द्रव्यमान और वेग दिया हो
और पूछा जाए कि कार्य निकालो, तो बिना कंफ्यूज हुए सीधे गतिज ऊर्जा वाला सूत्र लगा देना चाहिए? एकदम 100% सही। इसे विज्ञान में कार्य ऊर्जा प्रमेय कहा जाता है। आप जो भी कार्य करते हैं वो वस्तु की ऊर्जा में हुए बदलाव के बराबर ही होता है। अगर गति दी है तो बल ढूंढने में समय बर्बाद मत कीजिए, सीधे ऊर्जा का सूत्र लगाइए। इसे ही असली स्मार्ट स्टडी कहते हैं। अब मुझे यकीन है कि छात्र इन ट्रिक्स से परीक्षा में बिल्कुल नहीं उलझेंगे। और अब हम अपनी आखिरी स्लाइड पर आ गए हैं। हाँ, ये सफलता की ट्रॉफी वाली स्लाइड है। हमने कार्य, ऊर्जा और शक्ति के सभी महत्वपूर्ण सैद्धांतिक कॉन्सेप्ट्स और सूत्र मास्टर कर लिए हैं। थियरी और सूत्रों तो अच्छे से समझ आ गए, पर मेरा आखिरी डाउट ये है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय घबराहट से बचने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? ये बहुत ही व्यावहारिक समस्या है। इस घबराहट से बचने का सबसे पहला कदम है सवाल पढ़कर उसमें जो भी जानकारी दी गई है उसे तुरंत एक कागज पर लिख लेना। जैसे द्रव्यमान है तो m लिख लिया, वेग है तो v लिख लिया। मतलब डेटा को बाहर निकाल लेना। बिल्कुल। जब आप इतना कर लेते हैं तो दिमाग शांत हो जाता है और वो अपने आप उन 4 महासूत्रों में से सही सूत्र को चुन लेता है। सारा डर सिर्फ तब तक लगता है जब तक आंकड़े शब्दों के बीच छिपे होते हैं। ये तो सच में बहुत ही काम की टिप है। और आखिर में मैं एक विचार जरूर साझा करना चाहूंगी। जैसे भौतिकी में सही दिशा में लगाया गया बल ही कार्य बनता है, वैसे ही असल जिंदगी में सही दिशा में की गई मेहनत ही सफलता दिलाती है। ये सोचने वाली बात है कि हम अपनी ऊर्जा कहाँ और कैसे खर्च कर रहे हैं। उम्मीद है आज की क्लास ने आपको एक नई दिशा दी होगी। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।